नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानांजन। इन कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा मानें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार, आज का विषय है वर्णाश्रम व्यवस्था। इसी विषय पर पहले भाग में हमने ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के संबंध में चर्चा की थी। इस भाग में हम शेष दो वर्णों वैश्य और शूद्र के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वैश्य वर्ण की जिम्मेदारी थी अन्य तीन वर्णों के पालन पोषण की व्यवस्था करना। जो व्यापार करते थे, उत्पादन करते थे या वस्तुओं के वितरण में माध्यम का काम करते थे, वे सभी लोग इस वर्ण में सम्मिलित थे। जैसे व्यापारी, किसी उद्योग के माध्यम से उत्पादन करने वाले उद्योगपति, दूसरों को नौकरी देकर उनका भरण पोषण करने वाले उद्योगपति तथा किसान। समाज की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए इस वर्ण में सम्मिलित लोगों का विशेष महत्व था। चूंकि इस वर्ण के व्यक्ति उत्पादन करते थे, चाहे वे किसान के रूप में खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले हों या अन्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगपति, इसलिए उनकी समृद्धि का अर्थ होता था देश की समृद्धि। क्योंकि जब यह वर्ण समृद्ध होता था तो उसका लाभ ज्यादा उत्पादन के रूप में, बेहतर उत्पाद के रूप में तथा नए रोजगार की संभावना के रूप में समाज को मिलता था। यह वर्ण राज्य पर आश्रित नहीं था, बल्कि समय पड़ने पर राजा इनकी मदद लेकर अपने राजकोष की तथा अन्न के भंडार की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। राज्य की तरफ से उनसे कर वसूला जाता था, लेकिन राज्य का हमेशा सहयोगात्मक रवैया रहता था। इस कारण उनके व्यापार में बिना किसी गलत मार्ग को अपनाए वृद्धि करना संभव था। किसान, व्यापारी, उत्पादक और उद्योगपति ये सब मिलकर पूरे समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे। चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण में वे सभी व्यक्ति आते थे जो किसी भी प्रकार की सेवा तीनों वर्णों अथवा अपने वर्ण को भी दिया करते थे। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि अन्य तीन वर्णों के साथ उनका रिश्ता मालिक और सेवक का नहीं था, बल्कि वे सेवा प्रदाता थे, जिसे आजकल हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। उसमें लगे हुए सभी व्यक्ति शूद्र वर्ण में आते हैं। यह वर्ण ब्राह्मणों की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जैसा कि मैंने पहले भाग में भी कहा था कि ब्राह्मण और शूद्र दो धुरियों का काम करते थे। कारण यह है कि ब्राह्मण नियंत्रण करने का कार्य करता था और शूद्र समाज के लिए आधारभूत संरचनाएं, जिन्हें हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं, उन्हें विकसित करने का कार्य किया करते थे। आज के समय में यदि हम देखें तो जितनी प्रकार की भी सेवाएं हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, डाक वितरण, संचार, परिवहन, निर्माण और चिकित्सा इत्यादि कार्य में लगे हुए कर्मचारी इसी वर्ण में आते हैं। समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए इन सेवाओं का कितना महत्व है, इसे कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव से बड़ी आसानी से समझ सकता है। इसकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह तंत्र ढंग से काम न करे तो बाकी के वर्णों को अपना कार्य करने तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को फैलाने में कितनी परेशानी होगी, इसका अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है। समय बीतने के साथ लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हुआ कि यह वर्ण व्यवस्था जन्म से निर्धारित होती है, और इसके पीछे कारण यह था कि जैसे एक कुशल व्यापारी का बच्चा अपने माता पिता से व्यापार के गुण आसानी से सीख लेता है, राजनीति में सक्रिय लोगों के परिवार के बच्चे उसकी बारीकियां आसानी से समझने लगते हैं। विद्या के प्रचार प्रसार तथा धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में काम करने वालों की अगली पीढ़ियां उनसे सहज ही प्रेरणा लेती हैं, और चिकित्सक, इंजीनियर या अन्य किसी सेवा कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चे प्रारंभ से ही उन कार्यों की बारीकियां समझने लगते हैं। तो उसी तरह यह स्वाभाविक ही था कि पहले भी अगली पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों के कार्य क्षेत्र का ही चयन अधिकांशतः करती थीं। इससे एक सुविधा यह थी कि वे कच्ची उम्र में ही अपने
माता या पिता के कार्य क्षेत्र के ज्ञान को सीखने लगते थे और वयस्क होने तक उसमें पूर्णतः निपुण भी हो जाते थे। अलग से किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जिनमें पारंपरिक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्यों में नई पीढ़ी के व्यक्ति पहले भी प्रयास करते रहे हैं और सफल होते रहे हैं, और आज भी ऐसा होते हुए हम देखते हैं। यह वर्ण व्यवस्था कुछ भ्रांतियों के कारण लोगों की आलोचना का शिकार बनी और अपने अपने वर्ण के उच्च आदर्शों का पालन न करने के कारण उस वर्ण के व्यक्ति ही उस व्यवस्था को समुचित रूप से आगे नहीं बढ़ा सके। अब यह तो संभव नहीं है कि वर्ण व्यवस्था को ठीक उसी रूप में वापस स्थापित किया जा सके, परंतु उस व्यवस्था को गहराई से समझ लेने के बाद आज की परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी व्यवस्था बनाना हमारे लिए अभी भी संभव है, जिससे हमारे राष्ट्र की प्रगति का पहिया फिर एक बार तेजी से घूमने लगे। और यदि समाज के सभी वर्ण अपनी अपनी अहमियत समझ सकें, अपने अपने कार्य को सम्मान की दृष्टि से देख सकें और इसके साथ ही दूसरे के महत्व को भी कम ना आंकें, तो हमारे राष्ट्र की तस्वीर बदलते देर न लगेगी।